नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ में होटल की गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। होटल के आगे प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। तो आपको बता दें कि होटल के पास रास्ते को बंद कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। जोशीमठ में आपको बता दें कि मलारी इन होटल पर कार्रवाई लगातार जारी है। तो फिलहाल होटल को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो होटल के आगे प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। और इसी बीच आपदा सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। विमर्श किया जाएगा, उसके बाद निर्णय से आपको अवगत कराया जाएगा। सर, आपने कहा है कि 42 फैमिली को 1.5 लाख दिए और 10 फैमिली को 1.3 लाख दिए। ये सब क्या है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक 1,30,000 दिया जा रहा है, एसडीआरएफ के मानक के तहत दिया जा रहा है, एसडीआरएफ के मद से दिया जा रहा है। क्या उसी परिवारों में से चिन्हित जो सीवियरली अफेक्टेड है, एसडीआरएफ में कि जो सीवियरली अफेक्टेड है, बुरी तरह प्रभावित है, उनको 1,30,000 रुपये दिया जाना है। तो ये भी है कि जिसको 1,30,000 रुपया दिया गया है उसको भी 1,50,000 जो अभी भारत राज्य सरकार दे रही है उनको भी मिलेगा। तो दोनों अलग अलग है। एक परिवार को दोनों चीजें मिल सकती है ना। तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए जो 42 परिवार जिनको 1,50,000 दिया गया है उन सबको भी 1,30,000 मिल जाए। उनके घर के असेसमेंट पर डिपेंड करेगा। जी सर, आज फिर जो है सोशल मीडिया में कुछ वीडियो चल रहे हैं, एनटीपीसी की सुरक्षा बताए जा रहे हैं, ओवर ब्लास्टिंग हो रही है और काम चल रहा है। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति कह रहा है कि भाई ये देखो काम बंद करने का आदेश दे दिया गया, उसके बावजूद भी यहाँ सुरंग में जो है भारी मशीनें काम कर रही हैं। तो सर, इसकी भी कोई जांच करवा रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो सोशल मीडिया में कैसे सुरंग के अंदर जाकर देखा क्या उन्होंने? अगर वो चल रहे हैं नहीं तो ये सोशल मीडिया मत जाइए। अगर कोई वास्तविक सूचना है तो उस पर हम बात कर सकते हैं। आपके पास कोई इस तरह की सूचना? नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं। सर, आपने कहा 4 वार्ड जो है प्रभावित हो रहे हैं, इनके विस्थापन को लेकर क्या हमारे पास रोड मैप तैयार किया गया है कि कहाँ इनको विस्थापित किया जाए? वही तो आपको बताया ना मैंने, कल माननीय मंत्रिमंडल का बैठक होगा, उसमें सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद अवगत कराएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर आप, जहां पर जोशीमठ में होटल गिराने की कार्रवाई लगातार जारी है। और इस बीच ब्यूरो हेड योगेश राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से अब होटल को गिराए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, वहां पर अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 दिन से गतिरोध बना हुआ था होटल मलाडिन को गिराए जाने को लेकर, वो गतिरोध समाप्त हो गया है। जो होटल के स्वामी है जो ठाकुर राणा है, उनसे बात हो गई है और वो इस बात पे सहमत हो गए हैं कि क्योंकि ये खतरे की जद में है, होटल अपनी नींव छोड़ चुका है और होटल इस स्थिति में है कि अगर उसको डिसमेंटल समय से नहीं किया जाएगा, समय से नहीं तोड़ा जाएगा तो वो कभी भी गिर सकता है। और होटल के दूसरी तरफ काफ़ी घर भी है, हालांकि वो भी खतरे की जद में है, लेकिन ये बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये सहमति बन गई है और बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इसके साथ ही वहाँ पे पूरे गिराया जाए। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई बड़ी मशीनों का उपयोग किया नहीं जाना है। इसको हाथ से संचालित होने वाली मशीनों से ही तोड़ा जाएगा, क्योंकि इसके आसपास की जो बिल्डिंग है ताकि उनको नुकसान ना हो। और सबसे पहले इस होटल को तोड़ा जाएगा मलाडिन को, इसके बाद ही दूसरा जो होटल माउंट व्यू है उसको तोड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों पास पास में ही होटल है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल से ही लगातार यहाँ कैंप कर रहे थे और उन्होंने जो जोशीमठ के कुछ जनप्रतिनिधि है और कुछ जो मौजूद लोग हैं उनके साथ बैठकर बातें की और उन्होंने 3 मीटिंग लगातार की है। तो कुल मिलाकर होटल के खतरनाक स्थिति को देखते हुए ये एक सहमति बनी है कि उसको तोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए ये दोनों तरफ से बैरिकेडिंग करके लोगों को हटा दिया गया है और वहाँ पे पूरे इंतजाम ये कर लिए गए हैं कि होटल को किस तरीके से तोड़ा जाए और इसकी ये कार्रवाई शुरू हो रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए कार्रवाई करना भी लाजमी है, क्योंकि खतरे की जद में लगातार कई जमीनें हैं। लेकिन जिस तरीके से बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा था योगेश कि लोग मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए थे, अन्य उनकी मांगे थी, उन मांगों पर क्या फैसला हुआ है?
देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो मुआवजे की मांग है उसको लगातार जो प्रभावित परिवार है वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो कहा गया है कि जो अंतरिम राहत है वो दी जा रही है। वैसे भी मुआवजे के लिए एक समिति का गठन किया गया है और समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही मुआवजे का निर्धारण किया जाएगा, क्योंकि मुआवजे ये क्या है, एकदम से आई गई आपदा है। अगर ये कोई नियोजित विकास होता, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ, दरअसल जो प्रभावित परिवार है उनका कहना है कि हमें इसी तरह का मुआवजा दिया जाए जिस तरह बद्रीनाथ और केदारनाथ में विस्थापितों को दिया गया, लेकिन वो पहले से तय योजनाएं थी, प्लानिंग पहले से सब कुछ तय था। धीरे धीरे परिवारों को हटाया जाना था, इसीलिए परिवारों को हटाए जाने और घर हटाए जाने के साथ साथ मुआवजा वितरण का भी काम शुरू हो गया। लेकिन यहाँ सिचुएशन एकदम दूसरी है, एकदम से आपदा आई, एकदम से ही दिक्कत में है बहुत सारे घर, इनको तुरंत हटाया जाना जरूरी है क्योंकि कभी भी कोई भी गिर सकता है। और सबसे पहले अब तो केवल जो 2 होटल है पहले इन्हीं को हटाए जाने की बात है, तो मुआवजे का निर्धारण की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को लेते हुए सहमति बनानी बहुत जरूरी है, इसीलिए समिति का गठन किया गया और समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही इस दिशा में आगे कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। अंतरिम राहत की जहां तक बात है तो 1.5 लाख रुपए अंतरिम राहत के तौर पर दिए जा रहे हैं और 6 महीने तक 4-4 हजार रुपए किराए के तौर पर, कि कोई कहीं रहना चाहे या फिर किसी होटल में रहना चाहे या किसी कोई किराए पे घर लेकर रहना चाहे, तो इसके लिए अंतरिम राहत के तौर पर ये दिए जा रहे हैं। और इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसीलिए जो मुआवजे को लेकर गतिरोध बना हुआ है, जो 723 जो अभी तक भवन चिन्हित किए गए उनमें से सारे इस स्थिति में नहीं है कि सभी को तोड़ा जाएगा, और अभी तो केवल 2 घरों को ही, और विस्थापित भी अभी कुल 400-450 के आसपास लोगों को किया गया है। तो ये जो विस्थापित लोग किए गए हैं और ये जो चिन्हित घर किए गए हैं, इनके जो मकान मालिक है उनमें बड़ा मतभेद है। किसी का कहना है कि हमें 1 टाइम सेटलमेंट दिया जाए ताकि हम जहां चाहे वहां रह लें, कुछ लोगों का कहना है कि हम घर चाहते, हमें घर के बदले घर दिया जाए। इसीलिए बीच में उत्तराखंड सरकार ने घर के लिए कि कहां पर इन लोगों को पुनर्स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए जमीनों की तलाश भी शुरू कर दी थी। पीपल कोठी, गोचर और जोशीमठ में ही उद्यान विभाग की जमीन है उसको भी चिन्हित किया गया था, उसके मिट्टी के सैंपल भी ले लिए गए, हालांकि वो अभी रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन इसमें कई सारे कोण है, कई सारी बातें हैं, इसीलिए मुआवजा निर्धारण से पहले कार्रवाई की जानी बहुत जरूरी है, जिस पर ये सहमति बन गई है, एक बड़ी बात है जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सहमति बनना भी जरूरी है, लेकिन जो परेशानी सबके सामने बनी हुई है योगेश, वो उससे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं तो उनके द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, केंद्र सरकार की मदद भी यहाँ पर ली जा रही है। मौजूदा स्थिति में लोगों का और क्या कुछ कहना है, क्योंकि परेशानी बहुत बड़ी है। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया था, लगातार जो होटल का मेन गेट है उस पर धरना दिया जा रहा था, महिलाएं बैठी हुई थी, रात में भी महिलाएं बैठी रही और होटल का जो परिजन है वे भी बैठे रहे, और इसके अलावा जो अन्य जो बहुत अति असुरक्षित घर घोषित किए गए उनके भी कुछ लोग बैठे रहे। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो मुआवजे की मांग है वो तो अभी भी स्थानीय लोग, जो प्रभावित लोग हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बात पे एक सहमति सामूहिक बनी है कि जो सबसे पहले खतरे की जद में है, जिन होटल्स की नींव हिल चुकी है, जो कभी भी गिर सकते हैं, सबसे पहले उनको तोड़ा जाए। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालांकि मुआवजे को लेकर और अन्य सुविधाओं को लेकर, पुनर्वास कहाँ होगा, कब तक होगा, इन सब चीजों को लेकर समिति का गठन है, सरकार काम कर रही है, वो उसके फैसले आने का इंतजार है। आज मुख्यमंत्री ने इसी को मद्देनजर रखते हुए 3 बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग ली है। एक जो महत्वपूर्ण मीटिंग है वो उस महत्वपूर्ण मीटिंग में जो नोडल एजेंसी है, कई सारी एजेंसियों के साथ साथ जिन एजेंसियों को केंद्र की और प्रदेश सरकार की जो एजेंसी है, जिनको इस जांच का जिम्मा सौंपा गया है कि ये भूधसाव हुआ क्यों, इसके साथ साथ ही जो एनडीआरएफ और जो दूसरी एजेंसी है, जो जिला प्रशासन है, इन सब के साथ मीटिंग की गई। तो ये इनमें दोनों मुद्दों पर, बल्कि 3 मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई है। पहला कि पुनर्वास कैसे किया जा सकता है, दूसरा ये भूधसाव हुआ क्यों, इसके पीछे वजह क्या है, और तीसरा ये कि जो चिन्हित घर है उनमें जो खतरनाक श्रेणी के घर है उनमें जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द ऐसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए जहां पर सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है 450 के आसपास लोगों को पहुंचाया भी जा चुका है और इस पर लगातार काम जारी है जी। चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल इसी बीच आपको बता दें कि कार्रवाई लगातार जारी है, वहीं की ये लाइव तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम भी फिलहाल मौके पर मौजूद है। तो वहीं की आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। फिलहाल आपको यह भी जानकारी दे दें कि लोगों की सहमति भी बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो होटल के आगे प्रदर्शनकारियों को फिलहाल हटा दिया गया है। कुछ लोगों की मांगे हैं कि स्थानीय घर मिले और कुछ लोगों की मांग यह है कि वन टाइम सेटलमेंट हो। उसको लेकर भी प्रशासन और सरकार काम कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक की है। उन्होंने सभी को आपदा की घड़ी में शासन प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर काम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रभावित हैं उनकी जान माल की सुरक्षा करते हुए उनके लिए आगे का रास्ता बनाना हमारी प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि जिन लोगों के मकान, दुकान, व्यवसाय प्रभावित हुए हैं उन सभी को अंतरिम सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपए तत्कालीन रूप से दिए जा रहे हैं। प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। लोग जोशीमठ को लेकर गलत माहौल बना रहे हैं, इससे हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है, उनकी आर्थिकी प्रभावित होती है। सीएम ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे दिए। देहरादून में मंत्रियों के जोशीमठ में प्रवास न करने को लेकर भाजपा संगठन नाराज दिख रहा है। संगठन का कहना है कि कई मंत्री अभी तक जोशीमठ में प्रवास नहीं कर पाए हैं। जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने अभी चमोली जाने के लिए मुख्यमंत्री को कहना पड़ा, उसके बाद भी धन सिंह रावत जोशीमठ नहीं गए। सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को फटकार भी लगाई है। जहां कैबिनेट के कई मिनिस्टर उत्तराखंड से बाहर हैं और छुट्टियां मना रहे हैं, जिससे भाजपा संगठन भी काफी नाराज है। मंत्रियों के तौर पर अभी हमारे अजय भट्ट जी भी केंद्रीय मंत्री वहां आए हैं और जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उनको भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया है कि वो निरंतर अब वहीं रहें और संभवतः आज वहां जा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहां से वापस आए, फिर 2 दिन वहीं रहे, उसी क्षेत्र में रहे और आज पुनः जो है वो अपने उसी क्षेत्र में जोशीमठ क्षेत्र में जा रहे हैं। आगरा में G20 को लेकर तैयारियां तेज हैं। आगरा को सजाने संवारने का काम हो रहा है। आगरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था अब तक की सरकारों में सबसे बेहतर है। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ साथ व्यापारिक माहौल भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि आज व्यापारिक दृष्टि से निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर राज्य है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप रावत ने एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। भारत और राज्य सरकार लगातार G20 को लेकर दिन रात तैयारियों में जुटी हुई है। ताजनगरी आगरा में भी फरवरी में 9 और 13 तारीख के बीच में यहां पर डेलीगेशन आना है। इसको लेकर आगरा प्रशासन मुस्तैदी के साथ तैयारी में जुटा हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल खुद निगरानी में लगाए हुए हैं, लगातार लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, आगरा प्रशासन के बीच समझौते का काम कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हैं, सीधे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके की तैयारी है आपको? तो यहाँ पर एक G20 की मैराथन भी कराने के लिए आपने बोला है। भारत के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि विश्व की पॉपुलेशन का 65% और इकोनॉमी का 85% कवर करने वाली ये संस्था G20 है, जिसकी अध्यक्षता भारत को और हमारे दुनिया के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस दौरान लगभग 70 शहरों में G20 संबंधित बैठकें होंगी। आगरा, उत्तर प्रदेश में 4 शहरों में से आगरा भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा आगरा और बाकी शहरों में फर्क है, जैसे नोएडा में भी है। आगरा और बाकी शहर में ये फर्क है देश के दूसरों कि यहाँ जो ऑफिशियल मीटिंग होंगी G20 की वो तो होंगी, जैसे महिला सशक्तिकरण से है, फिर एक बात और पर्यटन को लेकर के है। लेकिन G20 के जो भी राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, एम्बेसडर या उनकी सेक्रेटरीट आएगी, यहाँ मीटिंग होगी तो आएंगी, मीटिंग नहीं होगी तो भी व्यक्ति ताजमहल को देखने के लिए जरूर आएगा। तो हमें विशेष तैयारी करनी है, हमारा विशेष अवसर है। दूसरे शहरों में मीटिंग होगी तो जाएंगे, लेकिन अन्य कामों से फिर नहीं जाएंगे। यहाँ आगरा को ताजमहल देखते हुए लगभग सभी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। तो आगरा के लिए इस मामले में हमने एक वातावरण बनाने के लिए 19 तारीख को रन फॉर G20, जैसे पिछली बार मैंने रखी थी रन फॉर ग्रीनरी, इस बार रखी है रन फॉर G20। सेंट जॉन्स कॉलेज पर 7 बजे सब लोगों को इकट्ठा होना है, स्टेडियम तक वहां पर आना है। तो मैं पूरे शहर से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक वातावरण पैदा करना है
ये कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये हमें मेजबानी करने का अवसर मिला। ये नेम का एक सम्मेलन 80s में हुआ था इंदिरा गांधी, उसके बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अब जीके के मामले में देख लो कि मैं उस समय कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, मुझे याद है कि उस सम्मेलन के केनेथ कोंडा मेरे को याद है, जुलियस नेरेरे याद हैं, रॉबर्ट मुगाबे याद हैं, यासिर अराफात साहब याद हैं। अब ये मेरे को नाम याद है, तो जब यहाँ समिट्स होंगे, आएंगे, छपेगा, भाषण होगा, तो बच्चों को एक राष्ट्र का गौरव का भी बोध होगा, प्लस उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ेगा। ये हमें एक अवसर मिला कि हम भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, अपनी गीता पुराण, क्लासिकल डांस, क्लासिकल सॉन्ग, तो आगरा में जब वो डेलीगेशन आएगा, ताजमहल जाएगा, इस्मतौला जाएगा, या लाल किला जाएगा, या होटल जाएगा, एयरपोर्ट से जाएगा, तो रास्ते में कहीं हमें भांगड़ा दिखाना है कि हम केवल बालरूम डांस करने वाले देश नहीं है यूरोप की तरह, एक ही प्रकार का काला सूट पहन के डांस हो जाए। तो यहाँ पंजाब का भांगड़ा है, तो उत्तर प्रदेश का कथक है, तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, तो कर्नाटक की कुचिपुड़ी है, तो कथकली है केरल की, तो बिहुआ डांस है असम का, तो पंजाब का भांगड़ा है, तो गुजरात का गरबा है। तो ये हमारे क्लासिकल सॉन्ग हैं, क्लासिकल फॉक हैं, क्लासिकल डांस हैं, ये भी हमें करना है। प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस साल को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया है, मोटे अनाजों का। तो ऐसी तमाम असंचित जमीन है जहाँ पर गेहूं वगैरह नहीं हो पाते हैं, हम वहाँ पर मोटा अनाज पैदा होता है, उन किसानों को बड़ा लाभ होगा। और हम इस दौरान अपने जो होटलों में भोजन देंगे, वो उनकी पसंद है, क्या खाएं या ना खाएं, लेकिन हम मोटे अनाज की प्रस्तुति जरूर करें। सर आखिरी सवाल से, G20 है, पूरी दुनिया हमारी तरफ नजर गड़ाए हुए है, आगरा को, व्यापारिक उद्योग को, उत्तर प्रदेश को कितना प्रभाव पड़ेगा, आप इस बात को कितना देखते हैं? अभी प्रधानमंत्री जी ने तमाम इन्वेस्टर्स को बुलाया, मुख्यमंत्री जी 12 फरवरी को इन्वेस्टर मीटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री स्वयं मुंबई गए, वहां उन्होंने एक रोड शो किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लगभग 8 डेलीगेशन दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर के उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए वातावरण पैदा किया है। तो निवेश वो करना चाहता है जिसकी जान सुरक्षित हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, बिजली ठीक हो। अखिलेश यादव के जमाने में कोई आके अपना शोषण कराने थोड़े आता, तो लोग क्या हुआ, उत्तराखंड जाने लगे, गुजरात जाने लगे। आज उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्याप्त वातावरण बनाया। हमारे कुल मिला के 19 अच्छे हाईवे, एक्सप्रेसवे, यमुना वे, या पूर्वांचल वे, या बुंदेलखंड वे, इस प्रकार से तमाम हो रहे। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो रहा है, दूसरा बिजली बहुत अच्छी आ रही है, तीसरा सबसे अच्छी बात है कि ब्यूरोक्रेसी में लेखपाल से लेकर के और चीफ सेक्रेटरी तक उसको सहयोग कर रहे हैं कि आप आइएगा, हमारे यहाँ निवेश करिएगा। तो मुस्कुराइए कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में हैं, ये कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एचपी सिंह बघेल का। और साफ तौर पर उन्होंने कहा और स्पष्ट रूप से कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में वो कहीं दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि G20 जैसी अधिकतर बैठकें हैं उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेंगी। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। सभाध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के प्रदेश में निवेश के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पहले निवेश के लिए जो MOU साइन किया था उसमें से कितने निवेश जमीन पर उतरा है और कितने लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टर्स समिट केवल चुनाव की तैयारी है, भाजपा की सरकार जनता को धोखा दे रही है, कुछ दिन चमक दमक दिखेगी, जमीन पर कुछ नहीं उतरेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि प्रदेश में निवेश के लिए 16 देशों में रोड शो किए गए थे, जिसमें 7,12,000 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी ने अब जिलों में भी इस तरीके के इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने के लिए जनप्रतिनिधियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। अखिलेश यादव ने युवा दिवस के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के संघर्षों पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन नेताजी के काम और संघर्ष को याद किया गया। अखिलेश ने कहा कि युवा दिवस पर सभी युवा संकल्प लें कि नफरत की राजनीति खत्म हो, क्योंकि तभी तरक्की संभव है। और नेताजी का नाम है, वहां सबसे पहले हमारी पार्टी का झंडा गीत जो आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने लिखा था वो दिखाई दे रहा है। और आज जयंती के दिन हम ये भी संकल्प लें कि जो रास्ता दिखाया था स्वामी विवेकानंद जी ने, उस रास्ते पे चल करके ही समाज और देश का भला हो सकता है।
नकारात्मक राजनीति खत्म हो, समाज में जो भेदभाव है कभी जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसको दूर कर करके और साथ ही साथ अंधविश्वास कैसे खत्म हो और जो हमारे समाज की बुराइयां हैं वो कैसे खत्म हो, उस दिशा में लगातार हम लोग आगे बढ़ते रहें, तभी हमारा समाज और देश आगे तरक्की खुशहाली पे जाएगा। एक बार फिर मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के प्रयासों से, उनके लगातार समाजवादी पार्टी को जो अपनी कलम से लिख करके हमें देते हैं, उसके लिए बधाई देता हूं। कबीर जो बैठे हैं, जिन्होंने संकलन कर करके इसमें तस्वीर और एक कैलेंडर का रूप दिया है, उनको बधाई। ये बहुत ही समाजवादी आंदोलन और जो लोग समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा काम है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर मचे घमासान के बीच सुबह सपा अध्यक्ष ने इसका समर्थन किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भारत का संविधान सबको संरक्षण देता है, यहाँ सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल आरएसएस प्रमुख ने मुसलमानों को लेकर कहा कि इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। भागवत के इस बयान पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसका विरोध कर दिया। राजभर ने कहा कि मुसलमानों पर राजनीति करने वाली पार्टियां डर गई हैं कि कहीं वह उनसे बाहर न चले जाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी लोगों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नफरत और भय फैलाने का काम करती है। वो मुसलमानों के ठेकेदार हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, बसपा सपा की, कांग्रेस की बात करें, तो ये लोग मुसलमानों को बीजेपी से नफरत की बात करते हैं, भय दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है गाजीपुर से गाजियाबाद तक हमारे जोरा में, बसपा कहती है कि आजमगढ़ से आगरा तक हमारे झोरा में, कांग्रेस कहती है कि बलिया से बांदा तक हमारे झोरा में, और पार्टियां कहती हैं कि पूरे 75 जिले के मुसलमान हमारे झोरा में। तो ये नफरत फैलाने का काम, मुसलमानों के बीच में बीजेपी के खिलाफ नफरत फैलाने का काम अगर किया तो सपा, बसपा, कांग्रेस या अन्य पार्टियों ने किया। उसी बात को संविधान के दायरे में आकर के मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, संविधान किसी भी मजहब, धर्म के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुमति नहीं देता है। उन्होंने जो बयान दिया है, अगर ये बात गलत है तो आजादी के पहले नौकरियों में मुसलमान आजादी मिली, आजादी के बाद 38% नौकरियों में था। कांग्रेस, बसपा सब। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।